कल हम लोग जो है चर्चा कर रहे थे रात में नई वन नीति के संदर्भ में कि वन कितने प्रकार के होते हैं। कल हम लोगों ने चर्चा की थी और ये भी बताया था कि वन किन कारणों पे जो है प्रभावित होते हैं। उसमें ऊंचाई का कितना महत्व होता है, वर्षा का क्या महत्व होता है, ये सारी चीजों पे हम लोगों ने चर्चा की थी। अब ये देखना है उसी में हम लोगों को कि वन कम क्यों हो रहे हैं, कम होने के कारण क्या है ना। वन का क्षेत्र क्यों सुख हो रहा है, क्यों कम हो रहा है, जबकि आपने ये देखा है कि राष्ट्रीय वन नीति में क्या है कि 33% वन होना चाहिए, जिसमें 60% आप देख रहे हो कहाँ होना चाहिए, पहाड़ी क्षेत्रों में होना चाहिए, 25% मैदानी क्षेत्रों में होना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा है? नहीं, असमानता। कहीं पे आप देखोगे 85%, 84%, 80% से ऊपर है, और कहीं पे आप देखोगे पहाड़ी क्षेत्र में जैसे अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, इन सब क्षेत्रों में आप देखोगे कि वन का प्रतिशत क्या है, अधिक है। लेकिन कुछ क्षेत्रों में आप देखोगे कि वन का प्रतिशत बहुत कम है ना। मैदानी क्षेत्रों में भी आप देखोगे कहीं पे अधिक है और कहीं पे कम। तो इनकी वन के कम होने के कुछ कारण भी होंगे। जो वन क्षेत्र कम हो रहा है उसके कुछ न कुछ कारण होंगे कि जिसके आधार पे वन कम हो रहे हैं। लेकिन इसीलिए वन नीतियां बनाई गई जिससे कि इनमें क्या हो, वृद्धि हो, लोगों में जागरूकता आए, लोग पेड़ पौधे लगाने के प्रति क्या हो, अवेयर हो, क्षेत्रफल बढ़े, और जो नुकसान हो रहा है जाने अनजाने में उस नुकसान से भी क्या किया जाए, बचा जाए, और कम से कम नुकसान किया जाए कि हम उसके ऊपर जान सके कि नहीं इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हमें क्या मिलेगा। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जिनके आधार पे ये आप जानने का प्रयास करोगे। जैसे फॉरेस्ट, जंगल, वन, तो फॉरेस्ट कितने शब्दों से बना है? FOREST। अब सबका जो ये फॉरेस्ट बना तो इसका कोई मतलब होगा, यफ से क्या होगा? देखिए इसका इंपॉर्टेंस आप समझिए। फॉरेस्ट यफ से क्या होगा? सोचिए भाई, फॉरेस्ट है ना, तो यफ से क्या होगा? पेड़ होगा। ऐसे यफ से आपको क्या होगा बताइए? आपका फॉरेस्ट होता है, आपने लिखा इतनी चीजें आपने लिखा है ना, तो यफ से क्या होगा? इतने दिन से आप पढ़ते चले आ रहे हो, तो अगर इसका नाम दिया गया है फॉरेस्ट तो कोई कारण होगा, नाम भी बनने का। ऐसे तो बना नहीं, बना होगा ना, कोई कारण होगा। और ये जितने शब्द हैं उसका महत्व है। बात तो देखने में बड़ी छोटी लग रही है, बात देखने में तो बहुत छोटी लग रही है, लेकिन इसका महत्व है। अब ये सारे जितने आपके वर्ड्स हैं ये सारे क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ डिनोट कर रहे हैं, बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? यफ से क्या होगा? क्या मिला? भोजन। यफ से आपको क्या मिला? ओ से आपको क्या मिलेगा? ऑक्सीजन, जो आप प्राणवायु कहते हो। देखिए कोई भी अगर फार्मिंग हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है, तो उसका कोई ना कोई कारण होगा, ऐसे नहीं बना है। इन चीजों को कौन समझेगा? हम ही आप समझेंगे, और जब आप इसका इंपॉर्टेंस समझेंगे तभी तो समझ पाएंगे। ऐसे समझ जाएंगे, ऐसे तो समझेंगे नहीं। मुझे बताने की जरूरत क्यों पड़ी? मैंने पूछा, आप लोग उत्तर नहीं दे पा रहे हो, इसलिए मुझे बताने की जरूरत पड़ रही है। जबकि ये चीजें आपको बहुत छोटे क्लासों में भी समझ जाना चाहिए। आज आप यूपीएससी की तैयारी करने आए हो तब समझ रहे हो, समझना चाहिए था बहुत पहले। लेकिन चलिए, जब आप जाने तभी अच्छा,
जब जगे तभी सड़ेगा, है ना? तो ये आपको क्या दे रहा है? भोजन, खाद्य पदार्थ। क्या मिल रहा है? भोजन। अब वो क्या देगा? ऑक्सीजन, प्राणवायु। ऑक्सीजन क्या देगा? आर से क्या देगा? रेन, वर्षा। ई से क्या देगा? पर्यावरण। यस से क्या देगा? कंजर्वेशन, मृदा संरक्षण। टी से क्या देगा? टिम्बर, लकड़ी देगा। तो कहने का मतलब क्या है कि चीजें आपको क्या क्या दे रही हैं? ऑक्सीजन दे रही हैं। एफ से क्या दे रही है? फूड आपको दे रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि एफ से खाना, ओ से ऑक्सीजन, आर से वर्षा, ई से एनवायरमेंट, पर्यावरण, एस से सॉयल कंजर्वेशन, मृदा संरक्षण, टी से टिम्बर, टी से मतलब लकड़ी। इतनी चीजें आपको क्या हो रहा है? यहां से मिल रही है। तो फॉरेस्ट का नाम क्यों दिया गया? ऐसे नहीं दिया गया, है ना? अब बात समझ में आई कि फॉरेस्ट में पढ़ा था ना? कितनी चीजें दे रहा है? बहुत सारी चीजें दे रहा है ना? तो इन चीजों पे क्या करना है? आपको ध्यान देना है, गौर करना है। अब चीजें समझ में आ गई? आगे बढ़े, इरेज कर दे। तो कहने का मतलब ये है कि इन छोटी छोटी चीजों को जो आप समझ नहीं, मान लीजिए कि आपका कोई छोटा भाई है, बहन है, या कोई आपसे पूछ ले कि ये फॉरेस्ट नाम क्यों रखा गया, कुछ और नाम भी रख सकते हैं। तो आप सीधे बताइए कि इससे ये चीजें हमें क्या होती हैं? मिलती हैं। मैंने तो एक ब्रीफ में वो 60 मिनट का जो है इंट्रोडक्शन आपको दिया कि जिससे चीजों को आप समझ सकें। अब वन होने, कम होने के कारण आप लिख लीजिए कुछ कि वन क्यों कम हो रहे हैं, है ना? राज्य में वन क्षेत्र कम होने के निम्नलिखित कारण हैं, देखिए। तो क्या क्या कम होगा? अभी कल भी मैंने चर्चा की थी क्या क्या चीजें हो सकती है। बढ़ती जनसंख्या, जनसंख्या अधिक होगी तो क्या होगा? राज्य की बढ़ती जनसंख्या, लिख लीजिए। औद्योगिकरण में तो बढ़ता शहरीकरण, बढ़ता शहरीकरण। जब शहर बढ़ेगा तो क्या होगा? पेड़ पौधे क्या होंगे? नष्ट होंगे। जब शहरीकरण बढ़ेगा तो क्या होगा? जो पेड़ पौधे, जो वन क्षेत्र है, जो हरियाली क्षेत्र है, वो क्या होगी? प्रभावित होगी। और प्रभावित होगी तो वन का क्या होगा? ह्रास होगा। अगला लिखिए। पशुओं की चराई, जानवर क्या करेगा? पेड़ पौधे छोटे छोटे हैं तो जाएंगे, क्या कर देंगे? खा जाएंगे, तोड़ ताड़ देंगे। तो कहाँ विकास होगा? नहीं होगा ना। कहने का मतलब कि आप अपने अगल बगल में आप देखें क्या क्या कारण हो सकते हैं कि जिनसे वन प्रभावित हो सकते हैं।
माहिती भी हो सकता है। आपका जो है पर्यावरण के जो क्या है भौगोलिक स्थिति को ध्यान न देना, है ना, उसको सही ढंग से उसका देख रेख सुचारू रूप से व्यवस्था का संचालन न करना। तो बहुत ऐसी सारी और कारण हैं, जैसे बहुत सारे और भी कारण हैं कि जिनके आधार पे वन क्षेत्र कम हो रहा है। तो इनके विरुद्ध क्या होगा कि आम आदमी जन में क्या हो जागरूकता बढ़ाई जाए। पेड़ों के वनों के जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है? तापमान टेम्परेचर आपका क्योंकि पॉल्यूशन का लेवल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसको पॉल्यूशन के लेवल को कम कौन करेगा? यही तो करेगा। देखिए पेड़ पौधे पे आपने देखा होगा सड़कों के किनारे पे हरी पट्टी ग्रीनरी बेल्ट, पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। क्यों लगाए जाते हैं? पॉल्यूशन को कम करने के लिए, पॉल्यूशन को कम करने के लिए। तो ये सारी चीजें जो है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कहीं न कहीं जो है क्या करते हैं, अपना योगदान देते हैं। अब देखिए मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड आप छोड़ते हो, ऑक्सीजन लेते हो, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड ड्रॉप कौन करेगा? ऑक्सीजन देगा कौन? पौधे देंगे, है ना। तो कहने का मतलब जो ये गाड़ियां जो चल रही हैं ये क्या कार्बन मोनोऑक्साइड क्या कर रही है, निकाल रही है, अन्य गैसें भी निकाल रही है। तो इसका जनरेशन कौन करेगा? और जब पता चलता है कि जब आपकी ब्लड में क्या होता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का नाम सुना होगा, तो क्या होता है, थकान महसूस होती है, मिचली आती है, उल्टी होती है। जैसे ब्लोअर आप लगा रहे हो, पता चला कमरा बंद है, तो पता चल रहा है कि ब्लोअर जो है ऑक्सीजन नहीं आ रही है, तो पता चलता है क्या होता है, चक्कर आता है, वोमिटिंग होती है। इसका मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीजन रेगुलर रूप में आपको नहीं मिल पा रहा है। और ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो कोशिकाओं का दम घुटेगा नहीं घुटेगा? घटेगा ना, क्योंकि इंस्पायरेशन में क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हो, उधर से ऑक्सीजन ले रहे हो। और अगर मात्रा इम्बैलेंस हो गई, बैलेंस नहीं, संतुलन नहीं हुआ, तो कैसे जीवन चलेगा? असंतुलन जीवन चलेगा नहीं ना। तो संतुलन क्या करना होगा, स्थापित करना होगा। आगे देखिए, यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? वैज्ञानिक तकनीकी का अभाव, वनों के उगाने की वाणिज्यिक या औद्योगिक कृषि, प्राकृतिक आपदाएं, जलवायु परिवर्तन, अव्यवस्थित वन प्रबंधन, वनों की कटाई, ये कुछ ऐसे कारण हैं जिनके द्वारा जो है वन का क्षेत्र क्या हो रहा है, प्रभावित हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। अगर ये सारे कारण क्या कर दिए जाए, खत्म कर दिए जाए, समस्या क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। जो चीजें हैं जिसके द्वारा जिसका उद्भव हुआ, अगर वो चीजें खत्म हो गई, वो कारण खत्म हो गए, तो समस्या का समाधान क्या हो गया, है ना। तो ये कुछ सामान्य कारण हैं, इनके आधार पे आप क्या करिए, एक एक दो दो लाइन इन सबसे क्या कर दीजिए, लिख दीजिए, है ना। एक एक दो दो लाइन जब लिख दो, 6-7 पॉइंट हो गया होगा, कितना हो गया, 9। अगर 9 पॉइंट पे आप 20-20 शब्द लिखें, ज्यादा आपका पूरा आंसर हो गया नहीं हो गया? वो 20-20 शब्द मुझे नहीं लगता कि नहीं लिख पाओगे। अगर आप 20 शब्द इनको हमने लिखा दिया कि आपको क्या करना है, 3-4 शब्द तो आपकी यही हो,
इसी में 10-15 जोड़ दीजिए, 15 जोड़ दीजिए, आपके आंसर क्या हो गए? डायग्राम बना करके इनको खींच दीजिए, लिख दीजिए 3 मार्क दिखाते हुए, और दिखाने के बाद क्या करिए, थोड़ा थोड़ा फुट नोट में लिख दीजिए, आपका पूरा उत्तर बन गया। हुआ कि नहीं हुआ? और 100 शब्द में लिखना है, 10 शब्दों में लिखना है, 9 है ना, या 11-12 शब्दों में कर दीजिए, तो 12 दुगना 120 हो जाएगा। और 10 शब्द का जो अगर मान लीजिए कम में लिख रहे हो, मान लीजिए 9 पॉइंट है, 10 ही लोग 90 और 100 आएंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आपसे 125 का पूछे तो 100 से ज्यादा 110 कम से कम होना चाहिए, 125 में है तो 140 शब्द नहीं। ये नहीं पता चल रहा कि आप 200 पहुंचा दे रहे हो, पता चला 125 शब्द लिखने की बात हो रही है, आप 80 लिख रहे हो, इतना भी मार्जिन नहीं, 10-15 वर्ड का इधर उधर लेके चलिए मार्जिन, है ना, तो उससे आपका आंसर प्रभावित चाहे कम हो चाहे ज्यादा। लेकिन अगर डायग्राम आप बना देते हो तो ये मानिए कि आप लिख भी बहुत कम पाते हो, तब भी आपको मार्क्स काफी ज्यादा मिलेगा। लेकिन ये चीज याद तो होना चाहिए, याद होगा तभी बना पाओगे, नहीं याद होगा तो नहीं बनेगा। तो एग्जामिनर देखेगा कि आपका डायग्राम देखेगा कि इसने बनाया, इसका मतलब कि इसकी चर्चा इसमें की जानी है, तो हो सकता है आपका आंसर पढ़े भी कि नहीं, वैसे देंगे सर से निगाह से और नंबर देते चला जाता है। हो सकता है 2-4 पढ़ भी, 2-4 क्वेश्चन पीछे का पढ़ ले, उसी आधार पर उसको समझ में आ जाएगा कॉपी में इसने लिखा क्या है, उस आधार पे आपको नंबर दे दे, तो उससे पता चल जाता है कि बच्चे की स्थिति क्या है ना। आपके प्रारंभिक 2-3 क्वेश्चन और लास्ट के 2-3 प्रश्न ये बता देते हैं कि बच्चा किस स्तर का। आप जैसे ऊपर लाइन में पढ़ेगा वो समझ जाएगा कि आप किस स्तर में है ना। मान लीजिए 1 से नहीं समझ में आया, 2-3 से देख लेना, समझ जाएगा। तो इन आधारों पे जो है मूल्यांकन जो है आपके आंसर का किया जाता है। अब आइए आगे हम लोग सामाजिक मानकी। सामाजिक मानकी तो जानते होंगे, उत्तर प्रदेश की कृषि एवं सामाजिक मानकी। कृषि एवं सामाजिक, अब हमें ये जानना है सामाजिक मानकी क्या है, इसके उद्देश्य क्या है ना। सामाजिक मानकी क्या है? सामाजिक मतलब आपने देखा होगा कि जो है, आप ग्राम प्रधान देखा होगा कि गांव में जो है निःशुल्क क्या किए जाते हैं, पेड़ दिए जाते हैं कि आप क्या करिए, ले जाइए लगाइए। कहाँ लगाइए? आपके नहीं जमीन है, सार्वजनिक जमीन है, बंजर जमीन है ना, उस स्थान पे लगाइए। इससे क्या होगा, वन का स्तर, पेड़ पौधों का क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। जैसे मान लीजिए कि किसानों को भी दिया जा रहा है, आपको बीज दिए जा रहे हैं, आपको पौधे दिए जा रहे हैं, आपको सब्सिडी भी दी जा रही है। क्यों दिया जा रहा है? कि जिससे किसान भी क्या कर रहे हैं, अपने खेतों में पेड़ पौधे लगाने के लिए क्या हो, जागरूक हो, और इससे पर्यावरण की दृष्टिकोण से क्या होगा, अनुकूलता स्थापित होगी, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या कम होगी, जो वर्षा की अनिश्चितता है वो वर्षा की अनिश्चितता कम होगी ना, और जो ये सूखा अकाल जो पड़ रहा है ये भी क्या होगा, कम होगा। मान लीजिए जहां पेड़ पौधे अधिक होंगे वहां का आप देखिए, जब पहाड़ों पे आप जाते हो तो वहां का टेम्परेचर आप देखें और मैदानी क्षेत्रों का टेम्परेचर देखें, तो दोनों क्षेत्रों में आपके टेम्परेचर और भौगोलिक स्थिति में अंतर दिखता नहीं दिखता? दिखता ना। कारण क्या है? कारण ये है कि वहां पॉल्यूशन लेवल क्या है, कम है, और यहाँ पे क्या है, अधिक है। और जहां पे जीवन की अनुकूल स्थितियां होगी वहां पे ही तो मानव का बसाव होगा, और जहां दुर्गम होगा, कठिनाई से होगा, वहां पे आदमी बसेगा। मैदानी क्षेत्रों में क्या है, कहीं भी आना जाना क्या हो गया,
रिसोर्सेज क्या है? मान लीजिए पहाड़ों पे आप हैं, वहाँ आपको सारी चीजें क्या होगी? उपलब्ध नहीं है, कठिनाई से उपलब्ध होगी। तो वहां पे आपका जीवन क्या हो जाएगा? सरवाइव करना कठिन होगा ना। तो जहां अनुकूलता होगी, जहां उचित तापमान होगा, वहां पे जीवन क्या होगा? पॉपुलेशन का संकेंद्रण कहाँ होगा? वही होगा। जनसंख्या का बसाव भी कहाँ होगा? वहां पे। और जहां कठिन है, आवागमन भी कठिन है, खाने पीने की वस्तुओं को उत्पादित करना कठिन है, खुद को सरवाइव कर पाना बहुत कठिन है, तो उस स्थान से लोग क्या करेंगे? एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की तरफ पलायन कर जाएंगे। और जहां बेहतर स्थितियां होगी, वहां पे क्या हो जाएंगे? पहुंच जाएंगे। तो वहां क्या होगा? प्रतियोगिता उत्पन्न हो जाएगी, प्रतिस्पर्धा होगी। भाई मान लीजिए रहने के लिए 10 लोगों के लिए स्थान है, 100 पहुंच गए, तो क्या होगी? दिक्कत, परेशानियां पैदा हो जाएंगी, बहुत सारी प्रकार की परेशानियां उत्पन्न हो जाएंगी। इसके लिए रहने, जीने, खाने के लिए डार्विन की थ्योरी आपने पढ़ा होगा, क्या है? सर्वाइवल इन द फिटेस्ट, पढ़ा है? तो कहने का मतलब ये है कि इन चीजों को करने के लिए क्या हो चाहिए? स्थितियां अनुकूल होनी चाहिए। आपने पढ़ा होगा कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में इतने अक्षांश लेके इतने अक्षांश के बीच जनसंख्या का संकेंद्रण क्या है? कि नहीं पढ़ाया गया होगा? मानव भूगोल जो पढ़ाया जा रहा होगा, उसमें बताया होगा कि 20 से 60 वर्ष के बीच क्या है? बदलाव अधिक है। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में भी अंतर है। पानी की मात्रा कहाँ अधिक है? दक्षिणी गोलार्ध में। तो जनसंख्या का बसाव किधर ज्यादा होगा? तो कहने का मतलब क्या है? ये आपके अक्षांश और देश, ये सारी चीजें क्या कर रही हैं? डिसाइड कर रही हैं कि कहाँ पे जीवन बेहतर रूप में हो सकता है, अनुकूलित हो सकता है, और जहां भी स्थितियां प्रतिकूल हुई, वहां से पलायन करना क्या होगा? शुरू कर देंगे। सामाजिक मानकी क्या है? उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, क्योंकि हम लोग उत्तर प्रदेश पढ़ रहे तो उसके संदर्भ में देख लें। सामाजिक मानकी के लक्ष्य कुछ उद्देश्य होगा ना सामाजिक मानकी के, एवं संगठकों का उल्लेख या एवं संगठक, कुछ भी लिख लें। मैं इन सारी चीजों को इसलिए जोड़ता हूं कि हो सकता है क्वेश्चन इसी पे घुमा के पूछ ले। सामाजिक मानकी क्या है? इसके उद्देश्यों को स्पष्ट करें, आपका प्रश्न बन गया। या सामाजिक मानकी क्या है? इसके संगठनों का उल्लेख करें। या इस रूप में बन सकता है सामाजिक मानकी क्या है? इसके उद्देश्य या लक्ष्य या इसके संगठनों का उल्लेख करिए, या तीनों को जोड़ के कंपाइल करके पूछ लेते। तो किसी भी आधार पर प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो हमें क्या करना है? इन आधारों पे तैयार रहना है कि किन्हीं भी आधार पे पूछे, जैसा स्पेस होगा उस हिसाब से हमें अपने आंसर को छोटा बड़ा करना होगा। लिखिए सामाजिक मानकी क्या है? सामाजिक मानकी एक ही भूमि पर कृषि फसल, एक ही भूमि पर कृषि फसल एवं कृषि प्रजातियों को विधि पूर्वक रोपित कर कृषि फसल एवं वृक्ष प्रजातियों को विधि पूर्वक रोपित कर क्या करेंगे? कृषि भी करेंगे और क्या करेंगे? पेड़ पौधे भी लगाएंगे।
तो इससे क्या होगा? दोहरा लाभ होगा। किसको होगा? कृषि, जो कृषि कर रहा है उसको भी क्या होगा? एक तो खेती से लाभ पा रहा है, दूसरे किससे पाएगा? वृक्षारोपण से पाएगा। और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कहा जाएगा पर्यावरण के लिए क्या होगा? अनुकूल होगा। लिखिए आगे इसी में रूपित कर दोनों प्रकार की उपज लेकर आय बढ़ाना, सामाजिक वानिकी को दोनों प्रकार की उपज का आय प्राप्त सामाजिक वानिकी को संदर्भित करता है। अब क्या होगी कि आपने कृषि किया, उससे आपको कुछ मिला, आपने पेड़ पौधे लगाए, उससे भी आपको मिला, है ना? तो दोनों जब आप जोड़ोगे तो आपकी आय क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। मान लीजिए आपने पेड़ पौधा लगाया है, पेड़ पौधे लगाने के बीच में भी क्या हो गया? आप मान लीजिए फसल बो दिया, मान लीजिए सरसों है, आपने पेड़ पौधे लगाए। ये तो नहीं कि पेड़ पौधे बहुत नजदीक होंगे, 8 फीट 10 फीट 15 फीट पे जैसे पौधे होंगे उस हिसाब से आप क्या करेंगे? लगाएंगे। और उसके बीच में जो स्पेस है उसमें आपने क्या कर दिया? खेती कर लिया। तो आपका क्या हो गया? एक ही साथ दोनों चीजें क्या हो रही हैं? हो रही हैं, हो रही नहीं हो रही? और आज भी क्या हो जाएगी? दोनों तरफ से मिल जाएगी। और दूसरी चीज क्या होगा कि आपकी आय बढ़ रही हो, दूसरी पर्यावरण को भी दृष्टि से क्या होगा? अच्छा होगा, है ना? अगर यही चीजें धीरे धीरे बढ़ गई तो क्या हो जाएगा? प्रदूषण का लेवल कम हो जाएगा। मौसम की जो अनिश्चितता है, सूखा, बाढ़, अकाल जो ये सारी चीजें क्या होंगी? कम हो जाएंगी। पता चल रहा है कहीं बारिश हो रही है तो इतना बारिश हो जा रही है कि स्थितियां क्या हो जा रही है? नियंत्रण से बाहर हो जा रही है। कहीं इतनी गर्मी पड़ जा रही है कि झेल पाना क्या है? सहन कर पाना मुश्किल है ना? कभी सूखा पड़ जा रहा है, तो स्थितियां भयावह हो जा रही हैं। और अगर ये अनुकूलता स्थापित हो जाएगी तो इन स्थितियों से क्या हो जाएगा? छुटकारा मिलेगा ना? पता चल रहा कि आपकी भी टेम्परेचर की सहन करने की क्षमता कितनी है? बहुत ज्यादा तो सहन नहीं पाओगे। पता चल रहा है जब 35, 40, 50 डिग्री का टेम्परेचर पहुंच जाएगा तो क्या होने लगता है? बोलिए, क्या स्थितियां होती हैं? बहुत मुश्किल हो जाती है। जब 48, 44, 45 टेम्परेचर पहुंचता है तो जीवन क्या होता है? बहुत मुश्किल हो जाता है कि कैसे हो। पता चला जब ऐसे परमानेंट हो जाएगा तब क्या होगा? बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी? अगर इन पेड़ पौधों को आप बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर को क्या कर देंगे? ये कम कर देंगे। और वर्षा की मात्रा को क्या करेंगे? वर्षा बढ़ा देंगे। तो जब वर्षा बढ़ा देंगे, जब आर्द्रता अधिक हो जाएगी तो गर्मी क्या होगी? स्वाभाविक रूप से कम होगी। प्रदूषण का लेवल भी क्या होगा? और ये पता चल रहा है कि आवाज का जो आप सुन रहे हो, सायरन और सारी चीजें, ये सब भी क्या होंगे? पेड़ पौधे रहेंगे तो इनको एब्जॉर्ब करेंगे, है ना? और जब एब्जॉर्ब करेंगे तो ध्वनि प्रदूषण आपका क्या होगा? और आपका ध्वनि प्रदूषण, आवाज भी सुनने की क्या है? एक क्षमता है। उससे अधिक अगर हो गया तो आदमी क्या हो जाता है? गूंगा, बहरा, पागल, ये सारी स्थितियां उत्पन्न हो जाती है। आप देखिए एकाएक कहीं अचानक हल्ला या होती है या कोई ब्लास्ट या बम की आवाज होती है तो आप देखिए क्या होता है? आपका मुंह अचानक खुल जाता है। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि उससे अधिक सहन करने की क्षमता आपकी नहीं है। एक उचित डेसिबल 80 डेसिबल मतलब 80 तक आप लोग क्या कर सकते हो? मैक्सिमम 60 से 80, है ना? पता चला ये नहीं कि आप 120 का सहन कर लोगे, नहीं कर पाओगे। इसीलिए क्या हो रहा है कि देखिए आपका जो रेजिडेंशियल एरिया होता है, आवासीय क्षेत्र होता है, वो क्या होता है? सड़क से थोड़ी दूरी पे रखा जाता है, या जहां इंडस्ट्री होती है उससे थोड़ा
दूर रखा जाता है कि शोरगुल क्या हो। पता चल रहा है कि आपका मकान मान लीजिए सड़क से छपा हुआ है या कोई फैक्ट्री है उससे लगा हुआ है और दूर से, तो क्या होगा, पता चला हमेशा शोरगुल हो रहा है, तो पता चला आपको क्या होगा, अनिद्रा होगी। तो खटपट खटपट बदल चल रहा है तो क्या होगी, शोर हो रही है तो नींद आएगी। तो इससे क्या होगी, अनिद्रा होगी और बहुत सारी क्या होगी, बीमारियां पनपने लगेगी, शुरू हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष से रूप से बहुत सारे कारण होते हैं कि जो आपको प्रभावित करते हैं। बस ये गंभीरता में सोचने का और गहराई से सोचने का प्रयास करें। देखें, कोई एक भी वस्तु अगर प्रभावित होती है, कोई एक भी एलिमेंट प्रभावित होता है, तो केवल एक ही चीज को नहीं प्रभावित करता, आपके पूरे जो है पूरे पर्यावरण को डिस्ट्रॉय कर देता है, प्रभावित कर देता है। और इसका प्रभाव क्या होता है, हमारे आपके ऊपर भी पड़ता है। आगे लिखिए, नीचे लिखिए, सामाजिक बांधगी के अंतर्गत काष्ठीय मतलब लकड़ी, काष्ठीय, बहुवर्षीय प्रजातीय, काष्ठीय, बहुप्रजातीय, बहुवर्षीय प्रजातियां एक ही भूमि पर क्या की जाएंगी, कृषि फसलों के साथ, एक ही भूमि पर कृषि फसलों के साथ उगाई जाती हैं। कृषि फसलों के साथ उगाई जाती है। नीचे लिखिए, ये पद्धति आर्थिक रूप से लाभप्रद तो सामाजिक रूप से क्या होगा, स्वीकार्य होगा। लिखिए, सामाजिक रूप से स्वीकार्य, आर्थिक रूप से लाभप्रद, सामाजिक रूप से स्वीकार्य। अब सामाजिक का मतलब क्या हो गया, किसी एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं की जा रही है, पूरे समाज के संदर्भ की बात की जा रही है। इसका मतलब क्या हो रहा है, सभी लोग इसको क्या कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं। उससे केवल एक व्यक्ति विशेष का लाभ नहीं होगा, सभी का लाभ होगा, है ना। लिखिए आगे से, तथा भूमि सुधारक प्रक्रिया, भूमि सुधार स्वीकार तथा समस्त भूमि सुधारक प्रक्रियाओं का समेकित नाम है, भूमि सुधारक प्रक्रिया का समेकित नाम है, मतलब एक समेटना, इकट्ठा, है ना, सभी को मिला करके, है ना। नीचे लिखिए, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि आधारित है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि आधारित है। जैसा कि हमने आपको बताया भी है कि मैक्सिमम जो है किस में नियोजित है, कृषि पे है। और अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है, कृषि आधारित है। आगे लिखिए, नीचे लिखिएगा, प्राकृतिक आपदा
प्राकृतिक आपका, यथा बाढ़, सूखा, बाढ़ व सूखा से फसल नष्ट होने पर, बाढ़ व सूखा से फसल नष्ट होने पर कृषकों को आर्थिक क्षति क्या होगी? नुकसान होगा ना। कृषकों को आर्थिक क्षति होती है। और अगर मान लीजिए बाढ़ और सूखा कम होगा तो किसान क्या होंगे? कम प्रभावित होंगे, उनका नुकसान क्या होगा? कम होगा। पता चल रहा है कि आप फसल लगा रहे हैं, हर बार क्या हो रही है? बाढ़, सूखा या अन्य प्रकार की समस्याओं से आपकी फसल नष्ट हो जा रही है। तो आप क्या करोगे? एक समय के बाद खेती बाड़ी करना बंद कर दो, कहोगे छोड़ो, हमेशा घाटे का ही क्या है होगा। तो ऐसी स्थितियां क्यों पैदा की जाए? इतना मेहनत करो, संघर्ष करने के बाद मिल क्या रहा है? कुछ नहीं। भाग के 3 पात वाली कहावत आपकी हो जाएगी। तो इससे अच्छा है कि कहीं दूसरे क्षेत्र में क्या किया जाए? काम किया जाए कि जहां से कुछ लाभ भी मिले। एक बार 2 बार आप कोई चीज करोगे, 4 बार करोगे, लेकिन हमेशा अगर वही स्थितियां बनी रही तो फिर आप क्या करोगे? उन चीजों को करना छोड़ दोगे। तो ऐसी क्या कोई बात है क्या? नहीं, कोई जिज्ञासा हो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। अपनी जिज्ञासा को आप पूछें, जानकारी लेते कि आई है, इसीलिए क्लास इसीलिए हो रही है। तो ये नहीं कि मन में ही सारी चीजें दबी रह जाएं और आप उसको ना पूछ पाए। तो पूछिए और जानिए। हाँ, कहाँ तक लिखा आप लोगों ने? कृषकों को आर्थिक क्षति होती है तथा उनकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ टूट जाती है। अभी जैसे मैंने बताया, क्या होगा जब टूट जाएंगे बेचारे? तो फिर क्या करेंगे? क्या करेंगे? छोड़ेंगे, कहेंगे ऐसा कोई दूसरा जो है क्षेत्र पकड़ लो, क्योंकि इन क्षेत्रों में अब बहुत हो चुका, देख चुके हैं, है ना। कुछ और भी काम कर लिया जाए जिससे क्या हो कि आय हमारी बढ़ जाए। ठीक है, साथ में इसको भी लेके चलें, लेकिन कुछ और भी विकल्प होने चाहिए जिससे हमारी आय क्या होगी? बढ़ेगी। जीवन कैसे चलेगा? ऐसे तो चलेगा नहीं कि रोज घाटे की ही चीजें हो तो जीवन हमारा सर्वाइव करेगा। तो कुछ बेहतर स्थितियां होनी चाहिए। तो इसीलिए क्या किया गया कि पेड़ पौधे भी आप साथ साथ लगाते रहिए। इसीलिए कृषि में आपने देखा होगा कि कृषि पशुपालन, मत्स्य पालन क्यों किया गया, क्यों रखा गया? कभी आप लोगों ने सोचा कि ठीक है, मान लीजिए आपको कृषि से नुकसान हो रहा है, मत्स्य पालन से आपको लाभ हो जाए, पशुपालन से लाभ हो जाए, तो क्या हो रही है? एक क्षेत्र में नुकसान हो रहा है तो दूसरे और तीसरे से उसकी क्या हो रही है? भरपाई हो रही है, जिससे आपकी स्थितियां क्या हो, है ना। आपने देखा होगा बहुत सारे स्थानों पे कि पहले के समय में क्या होता था, जानवर को रखते थे। आज क्या हो रहा है? आज की स्थितियां क्या हैं? आज बहुत कम हो गया है, लोग नहीं रख रहे। तो नहीं रख रहे तो समस्याएं भी तो हो रही हैं। पहले था कि आपको देसी खाद की जरूरत क्या होती थी, हर घर पे उपलब्ध होता था, रासायनिक खादें कम पड़ती थी। आज क्या हो रहा है? रासायनिक खाद अधिक हो रहा है। पशुपालन क्या हो रहा है? कम हो रहा है। आप देखिए कि आज के 10 साल 15 साल पहले आप अपने गाँव में देखेंगे तो क्या हो रहा था, लगभग हर घरों पे जानवर होते थे, और आज 2-4 के यहाँ होंगे। यही तो स्थितियां होंगी, हो सकता है कहीं ज्यादा हो, लेकिन एक ऑन एवरेज जो है आपको यही देखने को मिलेगा। तो पहले क्या होती थी, सारी चीजें आपके पास उपलब्ध होती थी, लेकिन आज क्या हो रही है, आज मैक्सिमम चीजें क्या हो रही है, जो आपकी भीड़ है, आपको एक दूध लेने के लिए भी गांव में क्या हो जा रही है, समस्याएं हो रही है। आप डेयरी की तरफ रुख कर रहे हो, पैकेट का रुख कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पे वो चीजें उपलब्ध नहीं है। नहीं, पहले क्या था, सबके पास जानवर थे,
तो क्या होता था, आपको देसी खाद भी मिलता था। कृषि के जो अवशिष्ट पदार्थ होते थे, जिसे आप जो है वेस्टर्न में बोलते हो, पुआल है, आपका भूसा है, ये सारी चीज जानवरों को खाद नाम में आप दे देते थे ना। आपको बदले में क्या खाद जानवरों से क्या मिलता था, देसी खाद और दूध भी मिलते थे। और उससे क्या हो रहा था, आर्थिक स्थिति भी आपकी क्या हो रही थी, बेहतर हो रही थी। फिर उनके बच्चों से भी क्या हो रही थी कि उसको भी आप बेच करके पैसा कमाते थे, है ना। आज अगर वो चीजें आप नहीं कर रहे हो तो आय घटी नहीं घटी, घट गई ना। दूसरी चीज, जलवायु पर्यावरण की स्थिति आप देखिए कि पहले की स्थितियां क्या थी, आज की स्थितियों में दोनों में आप देखोगे तो बहुत अंतर है नहीं है। पहले इतना टेम्परेचर जाता था जितना आज जा रहा है। आज जिस प्रकार से मौसम की अनिश्चितता को आप देख रहे हो, क्या ऐसी अनिश्चितता थी पहले? नहीं थी। तो इसका मतलब ये क्या है कि कहीं ना कहीं ये ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव है। नहीं, पहले आप देखते थे कि क्या इतनी बीमारियां, इतनी सारी चीजें होती थी, नहीं हो रही थी। तो केवल आप ये एक बात सोचिए कि केवल इससे ही, लेकिन इसका प्रभाव कितना व्यापक है आप इसको देखिए। बहुत सारी चीजों पे आप देख रहे हो, बहुत सारे आयामों पे, बहुत सारे क्षेत्रों में इसका प्रभाव आपको दिखाई पड़ने लगा। पहले क्या हो रहा था कि आज आप देखिए बालों की समस्या है, क्योंकि आपको शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है, शुद्ध हवा नहीं मिल रहा है। आप देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 साल 4 साल के बच्चे, इतने मोटे मोटे ग्लास क्या हो गए, लग गए, लग जा रहे ना। पहले क्या होता था, नहीं लगता। किसकी देन है, किसकी देन है, आपके। ये सारी चीजें जो आज आधुनिकता का दौर है, होना भी चाहिए, ठीक है, लेकिन एक संतुलन में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप तकनीक को ना अपनाओ, उन चीजों से छूते रहो, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए, अनुकूलता होनी चाहिए। अगर वो क्या होगा, डिस्टर्ब हुआ तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव दिखेगा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। जैसे मोबाइल आज सबके हाथ में है नहीं है, स्मार्टफोन सबके हाथ में है, इंटरनेट हर कोई चला रहा है, नहीं चला रहा। पहले बच्चे कहाँ खेलते थे, ग्राउंड में खेलते थे। आज किससे खेलता है बच्चा, मोबाइल, बिस्तर में पड़ा मोबाइल देख रहा। हो रहा नहीं हो रहा, इससे आप क्या होगा, उसकी आंखें डैमेज होगी नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं जो ये रेडियो एक्टिव किरणें निकल रही हैं, ये क्या है, प्रदूषण ही तो है, प्रदूषण नहीं है। तो इसका भी कहीं ना कहीं प्रभाव जो है आपके इन सारी चीजों पे पड़ रहा है। नहीं, पहले क्या होता था कि पहले लोग हॉस्पिटल की तरफ रुख हम करते थे। आप देख रहे हो कि पता चला 20 साल 30 साल की उम्र हुआ नहीं, जोड़ों में दर्द शुरू हो गए ना। पहले ऐसी समस्याएं होती थी, नहीं होती थी। आप देखिए कि जो गांव के आज भी काफी बुजुर्ग व्यक्ति होंगे 50-80 साल, उनके देखिए और आज की नई जनरेशन को आप देखें तो दोनों में अंतर आपको खुद पता चल जाएगा कि कितना अंतर दिख रहा है। किसका अंतर है, इन्हीं सारी चीजों का। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो है आपके प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हर क्षेत्र को प्रभावित कर रही है और व्यापक रूप से कर रही है। लेकिन धीरे धीरे इसके प्रति जागरूकता बढ़ाई जानी चाहिए। इसीलिए वन महोत्सव भी किया जाता है ना, क्यों, जागरूकता के लिए। इसीलिए कहा जाता है कि पेड़ लगाइए, पर्यावरण को क्या करिए, स्वच्छ बनाइए। तो इन सारी चीजों को कहीं ना कहीं आपको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से देखेंगे। लिखिए आगे। टूट जाती है। नीचे इसके विपरीत उत्पादन अधिक होने पर उत्पादित फसल का मूल्य कम हो जाता है। प्रोडक्शन क्या हो गया, अधिक हो गया। मान लीजिए मार्केट में खरीदने वाले 100 लोग हैं,
और वस्तुएं पहुंच गए 500 लोगों तक के खरीदने के लिए, तो क्या होगा? वस्तु का मूल्य कम हो जाएगा। अधिक जब होगा और खरीदार कम हो जाएंगे तो वस्तु का दाम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो घाटा किसका होगा? प्रोडक्शन करने वालों का। और जब वस्तु की क्या होगी? कमी होगी, तो मूल्य क्या होगा? बढ़ जाएगा। इसीलिए आपने पढ़ा होगा क्रेता और विक्रेता मार्केट, पढ़ा है? तो कहने का मतलब कि ये परिस्थितियां डिसाइड करेंगी कि किस स्थिति में कौन सी चीजें लागू होंगी। आगे लिखिए। तथा कृषकों की लागत भी, तथा कृषकों को लागत भी प्राप्त नहीं हो पाती। और वे कर्ज में डूब जाते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने कर्ज पे कल बात किया था ना कि नहीं? व्यवसायिक लोन पे नीचे फसल के लिए, फसल के साथ रोपित वृक्ष, फसल के साथ रोपित वृक्ष प्राकृतिक आपदा को झेलते हुए, फसल के साथ रोपित वृक्ष प्राकृतिक आपदा को झेलते हुए क्या करेंगे? बताइए। देखिए, प्राकृतिक आपदा को झेलते हुए भी आपकी आय को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। ये सूखा पड़ता तो क्या पेड़ सूख जाता है? नहीं, बहुत सारी बातें हो रही। आप देखिए जो पेड़ हैं, आप जितने पेड़ अगल बगल देख रहे हो वृक्ष, क्या अगर मान लीजिए सूखा पड़ गया तो क्या सूख जाते हैं? बोलिए, नहीं सूखते ना। वर्षा की मात्रा अधिक होती है तो क्या प्रभावित हो जाते हैं? तो ये क्या इंडिकेशन करता है कि मतलब अगर आप कृषि के साथ वृक्षारोपण भी कर रहे हो तो आपकी आय की जो अनिश्चितता है उसमें क्या होगी? मदद मिलेगी, आपकी आय बढ़ेगी। और जब आपकी आय बढ़ेगी तो आप इसके प्रति क्या होगे? आगे बढ़ोगे, प्रोत्साहित होगे। इससे हमारी क्या हो रही है? आय बढ़ रही है और हमें इसमें एक क्या है? रोल लागत लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन सर कुछ साल बाद मिलेगा ना? हाँ, कुछ साल बाद मिलेगा, लेकिन ठीक है कुछ साल, लेकिन जितने आपने पेड़ लगाए, बात ये भी याद रखो कि जितना आप फसल से प्रोडक्शन नहीं कर पाओगे उससे ज्यादा वो देखे जाएगा। आप ये भी देखें। और फिर उसके बीच में आप जो पेड़ लगाए हैं उसके बीच में आप फसल भी तो ले रहे हो, उसके बीच में आप फसल ले रहे हो ना, तो ये आपका क्या हो गया? डबल लाभ हो गया। नहीं तो ऐसे तो मान लीजिए आप फसल लगाते तो ये पेड़ का जो आप आज पा रहे हो ये क्या होता? ना मिलता, तो आपकी आय कम होती ना। और मान लीजिए एक वृक्ष आपका अच्छी तरह से 2 वृक्ष 4 वृक्ष 10 वृक्ष तैयार हो गए और मान लीजिए ठीक ठाक वृक्ष आपने लगाए हैं तो पता चला एक पेड़ आपका कितने में गया? 25-30 हजार रुपए में गया ना। और मान लीजिए आप फलदार वृक्ष लगाए हैं, फल भी आप बेचिए, तो इससे क्या हुआ? वाणिज्यिक कृषि, इसीलिए इसे क्या कहा गया? बागवानी नहीं, वाणिज्यिक कृषि। तो इससे आपको देखिए हर रूप से लाभ हो रहा है। हो रहा नहीं हो रहा? आपको फल भी खाने मिल रहा है, फल खाने भी मिल रहा है। नहीं, शायद हो सकता है आपकी परचेजिंग पावर इतनी ना हो कि आप पर मार्केट से खरीद खा पाए। ऐसा भी तो नहीं है। जैसे मान लीजिए कि जिसकी स्थिति अच्छी नहीं है, मान लीजिए 70 रुपए लीटर दूध हो, तो हर इंसान की इतनी क्षमता नहीं है कि वो 70 रुपए लीटर दूध खरीद सके। मान लीजिए कि आपने फलों के पेड़ लगाए, हो सकता है सबकी स्थिति ऐसी ना हो कि आप फल खरीद के खा सके। तो कहने का मतलब ये है केवल आप देखिए खाने के लिए भी पा रहे हैं और आपकी आय भी बढ़ रही है और पर्यावरण की दृष्टिकोण से भी क्या हो रहा है? अनुकूल है, प्रदूषण को भी कम कर रहा है। तो आपको हर तरफ से क्या हो रहा है? लाभ ही लाभ हो रहा है। आगे लिखिए। रोपित वृक्ष, फसल के साथ रोपित वृक्ष प्राकृतिक आपदा को झेलते हुए
कृषक के लिए निवेश व बीमा जैसे लाभकारी सिद्ध होते हैं। कृषक के लिए निवेश व बीमा जैसे लाभकारी सिद्ध होते हैं। सामाजिक वानिकी को अपनाकर, नीचे से सामाजिक वानिकी को अपनाकर कृषक खेती में विविधता लाकर क्या करेगा? किसको बढ़ाएगा? लिखिए, विविधता लाकर अनाज के साथ या अनाज के साथ ही जलौनी लकड़ी। पहले क्या होता था, खाना किस पे बनते थे? लकड़ी पे बनते थे। आज भी कुछ जगहों पे क्या हो रहा है, लकड़ी पे भी बन रहे हैं। इमारती लकड़ी, जलौनी लकड़ी, इमारती लकड़ी, और क्या हो सकता है? किसी औजार की लकड़ी। अरे जो कुदाल आपकी है लगती है पेड़ की नहीं, फड़वा है, फावड़ा में लगता है कि नहीं? तो लकड़ी का ही तो क्या होगा, लकड़ी भी हाथी होते हैं ना। पशुओं के लिए चारा, आदि की आवश्यकताएं आसानी से पूर्ति कर सकते हैं। आदि आवश्यकताएं आसानी से पूरा कर सकते हैं या पूर्ति कर सकते हैं। अब देखिए, आपको क्या हुआ, पेड़ पौधे लगाए, आपको कीमती लकड़ी, इमारती लकड़ी, कीमती लकड़ी। आप देखिए घरों में दरवाजा, खिड़की, ये सब में लगता है। फर्नीचर, कुर्सी, मेज, बेंच, है ना, सोफा या बेड जो भी बनते हैं, इन चीजों में काम आते हैं। आता नहीं आता? और ये सब लकड़ियां क्या होती हैं, इमारती लकड़ी आती है। आप देखते होंगे औषधीय पौधे, उससे क्या जड़ी बूटियों से क्या हो रही है, दवाएं बन रही है जो आपके स्वास्थ्य के लिए काम आ रही हैं, आ रहे हैं ना। फिर उसके साथ पर्यावरण के लिए भी अच्छा है, जलाने के लिए लकड़ियां मिल रही हैं। अब इस समय देखिए ठंडी है ना, ठंडी का मौसम है, इस समय देखिए जलाने के लिए लकड़ी की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। कहीं भी आप देखिए ठंड लगी है, ठंड में कोई व्यक्ति जा रहा है, पता चल रहा कहीं जला हुआ है, रुक करके 2 मिनट क्या कर रहा है, सेक ले रहा है, शरीर को क्या कर ले रहा है, थोड़ा गर्म कर ले रहा है, क्योंकि ठंडी है। तो ठंडी में बचाव ही क्या है, उपाय है। तो इन सारी चीजों का जो है आपको क्या मिल रहा है, लाभ मिल रहा है। आपके जो कृषि उपकरण है, कृषि उपकरण के लिए भी आप देखिए उसका प्रयोग हो रहा है। तो आप घर बना रहे हैं, मान लीजिए कि चाहे घास फूस का हो, उसमें भी लकड़ी प्रयोग हो रहा है ना, कागज के, उसमें प्लाई के। तो कहने का मतलब कि वनों के माध्यम से बहुत सारे प्रकार के लाभ आपको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से देखने को मिल रहे हैं। जैसा कि मैंने फॉरेस्ट आपको पहले बता दिया क्या क्या चीजें दे रहा है ना। अब लिखिए इसका लक्ष्य क्या है, किसका लक्ष्य है, सामाजिक उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग कर अधिकतम व बहुविध उत्पाद प्राप्त करना। अधिकतम व बहुविध मतलब विविध प्रकार के उत्पाद प्राप्त करना। दूसरा, कृषि उत्पाद बढ़ाने व आर्थिक उन्नति के साथ
सर दूसरा रिपीट कर दीजिए। कृषि उत्पाद बढ़ाने, आर्थिक उन्नति के लाभ या आर्थिक उन्नति के साथ साथ रोजगार क्या होगा? रोजगार के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से अवसर प्राप्त होंगे या उपलब्ध होंगे। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या होंगे? प्राप्त होंगे। अब जैसे मान लीजिए कहीं कारखाना, लकड़ी का कारखाना लग गया, फर्नीचर बनाने के लिए लगा दिए गए, तो उसमें रोजगार मिल रहा नहीं मिल रहा है? मिल रहा है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि जितने प्रकार के लकड़ी से संबंधित या पेड़ पौधों से संबंधित या किसी के ये सारे उपकरण जो बनेंगे आपके, इस सब में क्या लगेगा? काम करने वाले वर्कर चाहिए। तो जब ये वर्कर होंगे तो उनको क्या मिल गया? तो केवल ऐसा नहीं कि केवल ये जो है पर्यावरण के दृष्टिकोण से ठीक है या आपकी आय बढ़ाने के, बहुत सारे लोगों को रोजगार भी क्या कर रहा है? प्रदान कर रहा है ना। देखा आप लोगों ने कि बहुत बड़े बड़े कारखाने लगे हैं, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, तो उसमें क्या हो रहे हैं? वर्कर की जरूरत हो रही है। अब जैसे आपकी ये विंडो है, तो विंडो में क्या है? लकड़ी। दरवाजे आप देख रहे हैं, तो कहने का मतलब क्या है कि कहीं दरवाजों में लकड़ी का प्रयोग है, अब तो कुछ लोहे के भी प्रयोग हो रहे हैं। लकड़ी क्यों लोहे के प्रयोग आ गए? ऐसा नहीं, देखिए लकड़ी का दरवाजा है वो आपके लोहे से महंगा पड़ रहा है, कॉस्टली पड़ रहा है, और लोहे के दरवाजे को लगाने में सस्ता पड़ेगा। समझ रहे हैं? एक लकड़ी का दरवाजा, अच्छा दरवाजा बनवाइए और एक लोहे के दरवाजे को बनाइए, दोनों के कास्ट में आप देखेंगे काफी अंतर आएगा। समझ रहे हैं? और लोहे में क्या है कि दीमक नहीं लगेगी, है ना। जंग तो लगेगा, जंग ऐसा नहीं कि जंग नहीं लगेगा, जंग लगेगा, लेकिन ये है कि थोड़ा सस्ता भी पड़ रहा है। इसलिए अब लकड़ी में आप देखिए, लकड़ी आप खरीदोगे, बनवाई हर सारी चीज, और अगर लकड़ी के लिए आप देख रहे हो तो लकड़ी काफी महंगी है। और जब लकड़ी काफी महंगी होगी, ऐसा नहीं जैसे जिस चीज की आप वस्तु बनवाओगे, जैसे सागौन है, शीशम है, साखू है, आप इन्हीं सबको तो परचेज करोगे बनवाने के लिए। ऐसा तो है नहीं कि पता चला किसी लकड़ी को आप यूज कर लोगे। तो इन आधारों पे आप देखोगे तो काफी कॉस्टली पड़ जाता है। तो इसलिए लोहे के क्या हो जा रहे हैं? फिर क्या हुआ, मान लीजिए थोड़ा अपना खराब भी हुआ, थोड़ा भी, तो मान लीजिए तो बिक भी जाएगा, है ना। लेकिन लोहा क्या, लोहा लकड़ी क्या होगा? वो काम दोबारा नहीं आएगी। लिखिए आगे। वर्तमान में किसी कार्य के अयोग्य भूमि, मतलब किसी की योग्य ना हो, खेती योग्य भूमि ना हो, भूमि के सुधार व उसकी उत्पादकता में वृद्धि, अयोग्य भूमि में सुधार एवं उसकी उत्पादकता में वृद्धि। जैसे मान लीजिए बंजर जमीन है, आप देख रहे हो, मान लीजिए ऊसर है ना, जिसमें कह रहे हो कि प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, आपने क्या काम कर दिया? पेड़ लगा दिया, वृक्षारोपण कर दिया, हो गया ना। जो आपकी जमीन जो है, जिसको आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, उपयोग नहीं कर पा रहे हो, ऐसे जो वेस्टेज जमीनें पड़ी हुई हैं, उसमें आपने क्या कर दिया? हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि इससे क्या है, आपकी आय बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? पता चल रहा है। उसमें क्या करना है? ऐसा तो नहीं कि रोज जो है खेती की तरह आपको बचे रहना है, बस उसकी सुरक्षा व्यवस्था आप कर दें कि जानवरों से, है ना, ये सारी चीजें तो लगी ही रहेगी कि सुरक्षा में क्या क्या चीजें होती है आप लोग खुद भी जानते हो, है ना। तो इन सारे आधारों पे क्या होगा कि अगर आपने उन लैंड को उपयोग कर लिया
तो आपकी आय बढ़ी ना। जहां किसी काम की नहीं थी, कुछ भी आपको नहीं मिल रहा था, अब क्या होगा कि उन क्षेत्रों से भी आपकी आय बढ़ जाएगी। और मान लीजिए जब आपकी बढ़ेगी, जब एक बार आय आपको प्राप्त होगा, तो और लोग भी क्या होंगे, आपकी जो और बेस्ट लैंड होगा या किसी की, वो भी क्या करेगा देख के कि ठीक है पड़ा, हम भी 10 पेड़ लगा देते हैं, इंस्पायर होगा, उसकी भी आय बढ़ी। और पर्यावरण की दृष्टिकोण से भी क्या हो रहा है। तो ऐसे लैंड का भी हम क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए चारा ईंधन, इमारती लकड़ी, चारा ईंधन इमारती लकड़ी, कुटीर एवं लघु उद्योगों के कच्चे माल की समस्या का निवारण, कच्चे माल की समस्या का निवारण मतलब समस्या क्या हो जाएगी, रॉ मटेरियल कहां से आएगा, इन्हीं सारे क्षेत्रों से आएगा। अगला उत्पादन में विविधता, प्राकृतिक आपदाओं व अन्न के अधिक उत्पादन के कारण विक्रय मूल्य में कमी से सुरक्षा, उत्पादन में विविधता एवं प्राकृतिक आपदाओं व अन्न के अधिक उत्पादन के कारण विक्रय मूल्य में कमी क्या होगा, से सुरक्षा। आगे उपलब्ध प्राकृतिक वनों पर जैविक दबाव को कम करने के लिए, जैविक दबाव को करने के लिए समझ में आ रही है बात। मान लीजिए कि आप केवल एक ही चीज पे डिपेंड हो, और मान लीजिए 4 स्रोत और आपके पास हो जाएं, तो क्या होगा, डिपेंडेंसी किस पे हो जाएगी, चारों में बढ़ जाएगी, तो दबाव क्या हो जाएगा, स्वाभाविक चीजें हैं। आगे लिखिए। प्रति इकाई भूमि से अधिक पैदावार प्राप्त करने व भूमि की उत्पादकता में वृद्धि के लिए उत्पादकता में वृद्धि करने, वृक्षारोपण में वृद्धि कर वृद्धि होगी तो क्या होगा, भूमि एवं जल संरक्षण वृद्धि कर भूमि एवं जल संरक्षण व पर्यावरण संतुलन, क्या छोटा है क्या, लिखिए। वृक्षारोपण में वृद्धि कर भूमि एवं जल संरक्षण व पर्यावरण
संतुलन स्थापित करने के लिए या करने के लिए। अब पेड़ पौधे में वृद्धि होगी तो क्या होगा? भूमि और जल का क्या होगा? संरक्षण होगा। कैसे होगा? अत्यधिक वर्षा में जब मिट्टा कटान होता है वो रोकेगा पेड़ की जल, वर्षा जल का संरक्षण होगा। जल जब वर्षा होगी तो भूमि जल को सोचेगी, यानी मौन जल में अस्तर बढ़ेगा तो सूची पर कहीं ना कहीं जो है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ये सारी चीजें आपके लिए क्या होंगी? उपयोगी। मृदा के लिए भी, जैसे मान लीजिए बारिश हो रही है तो पानी क्या होगा? सीधे गिरेगा। अगर पानी का जो है पत्तियों से होके गिरेगा तो कटाव क्या होगा? स्वाभाविक कम हो जाएगा। जहाँ पेड़ पौधों की जड़ें होंगी वहां का मिट्टी का कटाव क्या हो जाएगा? है ना। दूसरी चीज क्या होगा? आपके जो पेड़ पौधे अधिक होंगे ऑक्सीजन लेवल क्या होगा? बढ़ेगा। कार्बन डाइऑक्साइड का ऑब्जर्वेशन अच्छा होगा। दूसरी चीज क्या हो रही है? बारिश अधिक होगी। अकाल और सूखे की संभावनाएं ये जो पड़ रही हैं, प्राकृतिक आपदाएं ये सही, ये क्या होंगी? कम हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं बहुत व्यापक रूप में आपको क्या कर रही है? सुविधाएं प्रदान करेगी और अप्रभावित या प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आपको क्या कर देगी? प्रभावित कर देगी। आगे देखिए। ग्रामीण अंचल में उद्यमियों को प्रोत्साहन, अंचलों में उद्यमियों को प्रोत्साहन, उद्यमियों को प्रोत्साहन तथा वन आधारित लघु व कुटीर उद्योग, वन आधारित लघु व कुटीर उद्योग की अर्थव्यवस्था को सशक्त करने के लिए अब हम लोग क्या कर लिए थे? सामाजिक मानकी लिख लिया, लक्ष्य लिख लिया। अब उसके संगठक क्या है? क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन हम लोग के साथ चल रहे हैं ना, एक ही में 3 को लेके चल रहे हैं। ये 3 प्रश्न आप एक साथ सॉल्व कर रहे हैं। लिखिए संगठन क्या? तथा वन आधारित वन आधारित क्या लिखा? वन आधारित कुटीर उद्योग की अर्थव्यवस्था को सशक्त करने के लिए या करने के लिए। देखिए राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा, कृषि आयोग द्वारा थोड़ा तेज लिखिए, सामाजिक मानकी को 3 संगठनों में विभाजित किया गया है। 3 संगठनों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 क्रमवार करके लिख लीजिए। फार्म मानकी, क्या सर? फार्म मानकी, ग्रामीण मानकी, शहरी मानकी। ग्रामीण वानिकी के अंतर्गत कृषि वानिकी और समुदाय कृषि वानिकी को बढ़ावा दिया जाता है एवं समुदाय वानिकी को बढ़ावा दिया जाता है एवं समुदाय वानिकी को बढ़ावा दिया जाता है। नीचे कृषि योग्य भूमि या बंजर भूमि पर, कृषि योग्य भूमि या बंजर भूमि पर क्या किया जाएगा?
फसल व पेड़ पौधे, फसल व पेड़ पौधे एक साथ लगाना या उगाना, एक साथ लगाना या उगाना क्या होगा? सामाजिक वानिकी। लगाना या उगाना किसी वानिकी के तहत शामिल किया गया है या किया जाता है। किसी वानिकी के तहत शामिल किया जाता है, लगाया जाता है। नीचे, जबकि समुदाय वानिकी, जबकि समुदाय वानिकी के अंतर्गत क्या होगा? समुदाय की बात की जा रही है। समुदाय वानिकी के अंतर्गत सार्वजनिक वृक्षारोपण को, सार्वजनिक वृक्षारोपण को शामिल किया जाता है। सार्वजनिक वृक्षारोपण को शामिल किया जाता है। अभी हमने बताया था कि जो क्या होगी, किसी की नहीं है, सबकी है, पूरे ग्राम समाज की जमीन है, सभी लोगों की है, तो वहां क्या कर सकता है? कोई भी व्यक्ति पेड़ लगा सकता है। इसी केस में क्या रखा गया? सामाजिक वानिकी, समुदाय वानिकी के अंतर्गत रखा गया। जैसे मान लीजिए कोई बंजर जमीन है, आप गए वहां, एक पेड़, दो पेड़, चार पेड़ क्या कर दिया? लगा दिया। ये कोई नहीं कह सकता कि ये मेरी जमीन है, क्योंकि उस पे क्या है? सबका अधिकार है, सब कर सकते हैं, है ना? तो उस आधार पे आप वहां क्या करेंगे? वृक्षारोपण कर सकते हैं। और उसका आर्थिक लाभ बनेगा सर? पूरे ग्राम समुदाय के व्यक्ति ले। मान लीजिए कोई नहीं बोल रहा है, जैसा कि गांव में, देखिए ऐसा कि व्यवहारिक रूप में आप सोचें, आप व्यवहारिक रूप में देखिए कि गांव में भी क्या है, या जहाँ पे ऐसी जमीन है, या शहरों में आप देख रहे हो, अगर कोई काट ले रहा है और उसका उपयोग कर ले रहा है, अगर लोगों ने विरोध किया तो चीजें क्या हो जाती हैं? रुक जाती हैं। और अगर विरोध नहीं किया तो वो लेके क्या करेगा? चला जाएगा। तो फायदा वो उठा लेगा। तो कहने का मतलब जो सार्वजनिक संपत्ति है ना, अब उसका क्या होगा? किसी, मान लीजिए कि किसी ने काट कटवा के क्या कर लिया? बेच लिया। अब बेच लिया तो उसपे अगर विरोध नहीं होगा तो किसी को जानकारी कैसे होगी? नहीं होगी ना। उसका तो काम क्या कर लिया? उसने तो अपना काम निकाल लिया ना। और अगर मान लीजिए वही सुने कि नहीं, ये सार्वजनिक रूप से है, इसलिए इस पे आपका मूल अधिकार, जितना आपका है उतना ही क्या होगा? मेरा भी है। जितनी हिस्सेदारी आपकी होती है उतनी ही हिस्सेदारी मेरी भी है। ऐसा नहीं कि इस संपत्ति को आप ही हक लोगे, तब वहां क्या हो जाएगा? समझौता का सिद्धांत लागू हो जाएगा। तब क्या होगी? या तो दोनों लोग, तीनों लोग, जो लोग 10 लोग होंगे, क्या करेंगे? मिल बांट के खा लेंगे, या ऐसा करेंगे कि इससे कोई सार्वजनिक संपत्ति का निर्माण कर दिया जाए या सार्वजनिक कार्यों में लगा दिया जाए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो, है ना? इस लोग, और अगर नहीं कोई विरोध करेगा तब तो क्या करेगा? लेके जाएगा ही। अगला शहरी वानिकी के तहत शहरों एवं उनके आसपास निजी व सार्वजनिक भूमि, आसपास निजी व सार्वजनिक भूमि जैसे पार्क, शहरों में आपने देखा होगा पार्क ना, वो किसी की संपत्ति नहीं होती, ये होती है सभी लोग, जितने लोग वहां निवास करने वाले हैं सभी लोग आकर के वहां क्या करेंगे? खेल सकते हैं, बैठ सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप ये नहीं कह सकते कि नहीं आप नहीं आओगे, क्योंकि उस पर आपका व्यक्तिगत अधिकार नहीं होगा, सभी के लिए है। सड़क के किनारे कहाँ लगा? सड़क के किनारे औद्योगिक व व्यापारिक स्थलों पर वृक्ष लगाना, औद्योगिक व व्यापारिक स्थलों पर वृक्ष लगाना व उनके प्रबंधन को शामिल किया जाता है, व उनके प्रबंधन को शामिल किया जाता है।
फार्म वानिकी के तहत नीचे, फार्म वानिकी के तहत किसानों पर अपने खेतों में व्यापारिक महत्व वाले, अपने खेतों में व्यापारिक महत्व वाले वृक्षों को लगाया जाता है। अगर किसान कोई है और वो अपने खेतों में पेड़ लगाएगा तो किस उद्देश्य से लगाएगा? व्यापारिक उद्देश्य से लगाएगा कि वही पेड़ लगाया जाए जिससे हमें क्या हो, पैसा मिले, लाभ हो। नहीं क्यों लगाएगा? नहीं लगाएगा। या फल वाले वृक्ष लगाएगा कि ये क्या करेंगे, बेच करके पैसा कमाएंगे। तो उद्देश्य क्या है? आर्थिक है, तभी तो मेहनत करेगा। और पता चला कि ऐसे लगा देगा तो उसको मिलेगा क्या? तो क्यों लगाने जाएगा? जब आपको उसके बदले में कुछ नहीं मिल रहा है तो आप मेहनत करने नहीं जाओगे ना, क्योंकि हित कहाँ है? अर्थ है। चाहिए क्या? अर्थ चाहिए। ये जीवन कैसे चलेगा, कैसे बेहतर होगा? पता चला मेहनत आप करें और फायदा कोई और ले जाए। आगे लिखिए, खत्म कर रहे हैं। इस प्रकार सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के तहत एक ही खेत से खाद्यान्न उत्पादन के साथ इमारती लकड़ी और फलों का भी उत्पादन किया जा सकता है। अब जैसे कोई पेड़ लगाएगा तो कैसा पेड़ लगाएगा? सेमल अर्जुन का तो पेड़ लगाएगा नहीं, है ना? कैसा लगाएगा? सागवान लगाएगा। क्या बांटते हैं? देखो असल में क्या होता है कि ऐसे प्लांट जो है जहां जो है नहीं लगाई जाती, ये सरकारी माध्यमों से लगवाए जाते हैं, है ना? और अगर कोई व्यक्ति या किसान लगाएगा तो क्या करेगा? ऐसे पेड़ों को लगाएगा कि जिससे क्या हो कि उसको अच्छा पैसा रिटर्न मिले, अच्छा लाभ हो। और आप ऐसे पेड़ लगाओगे जिसका मूल्य क्या हो, 2000-4000 हो, तो आप 2-4000 रुपये के पेड़ लगाओगे? भाई तैयार होगा 5-7-10 साल में, तो आप 2-4000 रुपये के लिए 10 साल के लिए बेड करोगे? नहीं लगाओगे। आप वो लगाओगे कि जिसका 50,000-1,00,000 रुपये कीमत हो, है ना? अगर 10 पेड़ भी हो गए तो क्या हो गए? पता चला कि 10 साल बाद 1-1 लाख रुपए में बिक गए तो क्या हो गया? 10 लाख रुपए की आय आपकी हो गई। अब पता चला कि आप 3-4 हजार रुपये पेड़ लगा दिए तो कितना हुआ? 40,000 रुपये। एक पेड़ की वैल्यू नहीं हुई। तो ऐसे पेड़ों को लगाने के लिए आप आगे नहीं बढ़ोगे। नीचे लिखिए, जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को कम करने में भी सामाजिक वानिकी एक महत्वपूर्ण उपकरण साबित हो सकती है। आपका ये खत्म होता है। इसमें एक